संवाद 365 के हमारे दर्शकों, आज हम आपको बजट के परिचर्चा पर आज एक वार्ता हमने यहाँ पर रखी है और मेरे साथ इस वक्त दून यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डीन जो हैं, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के जो डीन हैं, प्रोफेसर डॉक्टर एच.सी. पुरोहित हमारे साथ हैं, जो इस परिचर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे। आज हम इस परिचर्चा को विस्तार से आपके बीच में ले जाने की कोशिश करेंगे कि बजट के जो प्रावधान हुए हैं उस पर क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रोफेसर पुरोहित जी उस पर आपको विस्तार से बताएंगे। हमारा अभी बजट का जो सत्र है पार्लियामेंट का, वो 31 तारीख जनवरी से शुरू हुआ, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद 1 तारीख को निर्मला सीतारमण जी ने, जो देश की जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने हमारा बजट पेश किया और उस बजट में ये बजट उन्होंने लगातार 8वीं बार प्रस्तुत किया है। इस बजट में उन्होंने लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का बजट ये प्रस्तुत किया है, 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात जो मीडिया की जो सुर्खियां बनी है, उसमें जो है मध्य वर्ग को जो राहत प्रदान की गई है, उसमें आज 12 लाख रुपए तक का जो आय वाला व्यक्ति है उसको कर से मुक्ति दी गई है। इसी तरह सर्विस सेक्टर में 12.75 लाख रुपए के जो आय जिनकी है उनको भी इसमें सुविधा प्रदान की गई है। इसके साथ साथ किसानों को, लघु उद्योगों को और तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो इस बजट के अंदर प्रावधान की गई हैं। इसके साथ साथ किसानों के लिए, रोजगार के लिए, हमारे खेलों के लिए, हमारे तमाम सेक्टर्स के लिए इसमें बहुत से प्रावधान किए गए हैं और हम इसी पर परिचर्चा शुरू करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी पहली प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर क्या है? बहुत धन्यवाद संवाद 365 का और आपका कोठियाल साहब, आपने विस्तार से भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा संसद में जो बजट प्रस्तुत किया गया उसकी एक संक्षिप्त चित्रण आपने प्रस्तुत किया। मेरी राय में ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है ये देश को विकास के नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होगा, क्योंकि मध्य वर्ग को इसमें केंद्र में रखा गया और हम जानते हैं कि मध्य वर्ग देश का सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है, आबादी वाला भाग है। और उसमें सबसे बड़ी बात आपने जो कही कि आयकर का जो दायरा था, जैसा आपने जिक्र भी किया कि कई राजनीतिक दल और कई राजनेता इसके टैक्स स्लैब में परिवर्तन की मांग कर रहे थे या उनके द्वारा इस तरह की आवाज़ें उठ रही थी। लेकिन यदि आप पिछले 2 दशकों पे प्रकाश डालेंगे तो 2005 में आयकर का जो दायरा था वो 1 लाख अपर लिमिट थी। हाँ, बिल्कुल ठीक। 2012 में वो 2 लाख हुई, 2014 में वो 2.5 लाख हुई, 2019 में वो 5 लाख हुई, 23 में वो 7 लाख हुई। अब देखेंगे लगातार जैसे जैसे पे कमीशन भी आया 2006 में, 2016 में और अब 8वां, तो 6वां, 7वां और 8वां की तैयारी चल रही है। तो ये एक तरह से स्वाभाविक भी था कि इसमें परिवर्तन हो, लेकिन इससे जो अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि उपभोक्ता बाजार में, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास डिस्पोजेबल इनकम आती है तो वो निश्चित रूप से उसको अपने हिसाब से खर्च कर सकता है। सबसे ज़्यादा फायदा इसमें उनको हुआ जिनको 12,75,000 जिनकी आमदनी है साल की, तो उनको टैक्स देना नहीं है। यदि पुराने जो स्लैब के हिसाब से जाते तो लगभग 80,000 उनको टैक्स देना पड़ता। तो 80,000 की एक व्यक्ति की जो वार्षिक बचत हुई है, महीने के हिसाब से ले जाएंगे तो लगभग 7,000, 6 से 7,000 के बीच में पड़ती है। अब इसमें वो कोई 2 व्हीलर खरीद सकता है इंस्टॉलमेंट में, वो किसी ऑटोमोबाइल में भी जा सकता है या कोई और भी खर्चा कर सकता है, या वो पूरे खर्च न करे। जो भी उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास साल में इतनी बचत हो रही है। उस बचत को वो पोस्ट ऑफिस में या बैंक में कहीं भी उस बचत को अपनी मर्जी के हिसाब से और भी छोटी छोटी सेविंग्स कर सकते हैं। तो एक तो छोटी सेविंग, डोमेस्टिक सेविंग, इससे स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, जो अर्थव्यवस्था का हमारा आधार भी है। ये तो घरेलू जो बचत हैं इससे प्रोत्साहित भी होंगी। दूसरा, इससे उपभोक्ता बाजार में मांग उत्पन्न होगी
और जब उपभोक्ता बाजार में मांग उत्पन्न होती है किसी भी वस्तु की, तो वो मांग उत्पादक के पास जाती है, और उत्पादक के पास जब मांग जाएगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें मशीनरी चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें श्रम शक्ति चाहिए, तो वहाँ पे रोजगार उत्पन्न होता है। तो इसलिए ये जो राहत मिली है, इससे निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो फिर वो भी उसी दायरे में आएंगे क्योंकि उनकी भी इनकम बढ़ेगी। तो ये इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं इसको। इससे कई प्रभाव पॉजिटिव रूप में देखने को मिलेंगे जो अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में मदद करें। सवाल और भी है पुरोहित जी कि जैसे जिस तरीके से इन्होंने 12 लाख रुपए को तो कर छूट में दिया है जी। आप बोल रहे हैं कि उत्पादन बढ़ेगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, पर सरकार का एक जो हिडन एजेंडा है उसमें तमाम चीजों पे आप वो जीएसटी उन्होंने लागू कर रखी है। तो जीएसटी के माध्यम से जो कर में हमको वो छूट दे रहा है, वो वापस हमसे वो कर वापस सरकार वापस लेगी, और उसका जो खजाना है वो तो उतना ही बना रहेगा। तो जनता को लुभाने के लिए ये जो 12 लाख रुपए का जो मामला आया है, पर उसमें जो जीएसटी के स्लैब में जो उनको जो कमी करनी चाहिए थी वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। सरकार दूसरे एक हाथ से आपको रियायत दे रही है, दूसरे हाथ से जीएसटी के माध्यम से आपसे पैसा खींच रही है। जीएसटी का जो टैरिफ का निर्धारण है वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में होता है जी। तो उसमें सारे राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं और उनकी बैठक समय समय पर होती रहती है, और वो रेट को देखते हुए, इंटरनेशनल डिमांड को या इंटरनेशनल प्रेशर को देखते हुए उसको पुनर्निर्धारित करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक रेट यदि कोई निर्धारित हो गया तो वो बहुत समय तक चलेगा, परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो रेट तो आज भी जारी थे, जीएसटी के दर तो अपरिवर्तित थे, कोई परिवर्तन उसमें था नहीं, वो तो अपरिवर्तित थे। लेकिन इस बीच अचानक जो ये रिलीफ एक आम व्यक्ति को मिली है, इसमें सोचिए मध्य वर्ग में, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाला हो, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी व्यवसाय से उसकी आय प्राप्त हो रही हो, उन सबको मानेंगे कि जो औसत जो उपभोक्ता है वो जीएसटी के मार से बहुत प्रभावित हुआ है। जीएसटी की मार से इसलिए प्रोवाइड हुआ कि उसको डबल टैक्स देना पड़ रहा था। आज उसको इनकम टैक्स में रिलीफ मिल गई, तो उपभोक्ता बाजार में इसका भी प्रभाव पड़ेगा। जब देखिए, जब कंपटीशन होगा, जब मांग बढ़ेगी, तो हो सकता है कि वस्तुओं के दाम भी कम हो। और कई बार क्या होता है कि जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो जीएसटी के दायरे में नहीं है, और हर एक गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन से ही हम माल को इधर उधर उसका आवागमन होता है। तो यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस दायरे में आते तो हो सकता है कि कीमतें नियंत्रित होती, लेकिन क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंटरनेशनल मार्केट से भी ये ड्रिवन है और वहाँ से गवर्न होता है, तो बहुत सारी कीमतें, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होता है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का भी प्रभाव होता है। और आज पूरी दुनिया ग्लोबलाइज इकोनॉमी का हिस्सा है, इसलिए विश्व के किसी भी भूभाग में यदि कोई घटना घटित होती है या किसी प्रकार का कोई हलचल होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जैसी बांग्लादेश में हुई या जिस तरह का अफगानिस्तान में कुछ दिनों में हुआ, अभी 3 साल से रसिया यूक्रेन में चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से न सही, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उभरती हुई जैसे भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पे रहता है। लेकिन इस बजट की जो सबसे बड़ी बात है, इसमें गति इसलिए मिलेगी क्योंकि इसमें हर व्यक्ति को लगभग मासिक 5,000 से लेकर के और 10,000 के बीच में उसको फायदा है जो उसके पास हर महीने आएगा, और इससे उपभोक्ता बाजार को मांग मिलेगी जो उद्योगों की गति को बढ़ाएगा और औद्योगिक उत्पादन में निश्चित रूप से इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। यदि उद्योगों का फिर जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन इससे बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, जीडीपी को बढ़ाने में यह निश्चित रूप से ये कदम प्रभावी होगा। और इसके और भी मल्टीप्लायर इफेक्ट जैसे मैंने बताया, इससे इस छोटी डोमेस्टिक सेविंग्स भी इससे मजबूत होंगी, और निश्चित रूप से ये सरकार ने मध्य वर्ग के लिए मेरे हिसाब से पहला तो ये पॉजिटिव कदम मुझे दिखता है। दूसरा, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो बहुत बड़ा सेक्टर है हमारी एमएसएमई का हमारी जीडीपी में लगभग 36% कंट्रीब्यूशन है, और हमारे एक्सपोर्ट में लगभग 45% के आसपास एमएसएमई सेक्टर से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उसमें आप ये देखिए कि उस माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये 3 कैटेगरी के इंडस्ट्रीज के लिए सरकार ने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर इसको रीडिफाइन किया है। पहली बार इसको पुनर्परिभाषित किया गया था कोरोना के दौरान, जब आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारंभ किया गया था मई 2020 में, और इस बार इसको बजट में ही
पुनर्प्रभाषित किया गया। तो इस दायरे में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे छोटे उद्यम इसमें आएंगे जिनको उस कैटेगरी का लाभ मिलेगा। इससे जो कॉटेज स्केल, जो हमारा रूरल सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज हैं या जो आर्टिजन हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं या जो फूड प्रोसेसिंग के जो यूनिट्स हैं, जो उस कैटेगरी में आते हैं, निश्चित रूप से इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बल मिलेगा, इससे बल मिलेगा। और इससे जुड़ी हुई एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअली कोविड के बाद जो है सरकार ने 2021 में, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 की बात है, वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया था जी। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, और उससे ये सरकार ने मैसेज देने की कोशिश की थी कि इस 20 लाख करोड़ रुपए से इन एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग जो है उद्योग लगाएंगे और उन उद्योगों के लगने से आम जनता को रोजगार सृजित होगा और हमारे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पर वो 20 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ, सरकार का आज तक उस पर कोई बयान आज तक उसमें नहीं है। कितने उसमें उद्योग लगाए गए, कितने इंडस्ट्री को उसमें फायदा हुआ और कितने लोगों को उसमें रोजगार सृजित किया गया। तो घोषणाएं करने के लिए तो सरकारें घोषणाएं कर देती हैं, पर उसका जो एक डाटा है वो भी कम से कम जनता के बीच अलग अलग 20 लाख करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती है। अलग अलग तरह के संस्थाएं काम करती हैं जो आर्थिक जगत में शोध को बढ़ावा दे रही हैं जी। और कई एजेंसीज के द्वारा इस तरह के आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाते हैं। जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस की संख्या को लेकर के वो 5.7 करोड़ के आसपास का है। अच्छा। और आप ये सोचिए कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 करोड़ से भी ऊपर का है, लेकिन अभी 5.7 क्योंकि कई मुद्रा बैंक से लोन भी ले रहे हैं। जो स्कीम आपने कहा 20 लाख करोड़ का था, तो कहीं ना कहीं फर्म रजिस्टर्ड थी, तभी उनको बैंक लोन ग्रांट कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, उनका आंकड़ा है, उनके डेटा है, और तभी वो 36% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ रहा है, एक्सपोर्ट में आ रहे हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव प्रयास रहा उस दौर में, और इसीलिए सरकार ने आज इसके दायरे को बढ़ाने का कार्य किया है। अब जो मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर 500 करोड़ टर्नओवर तक की जो फर्म है वो मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर आएंगी। तो ये काफ़ी जो कि पहले मुझे लगता है कि लगभग 200 करोड़ के आसपास थी, 200 उसको बढ़ा करके सरकार ने 500 करोड़ किया। तो ये काफ़ी बड़ा बूस्ट है, काफ़ी चेंज है। तो इस तरह से उद्यमिता के बढ़ाने में, साथ ही स्टार्टअप के लिए भी गवर्नमेंट ने जो टैक्स हॉलीडेज है उसको 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर के लिए और 10 वर्षों में कहीं भी ले सकते हैं। तो इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप युवाओं के लिए, तो इससे स्वरोजगार उत्पन्न होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पलायन है एक बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर से उत्तराखंड के अंदर, बिहार के अंदर और कई राज्यों में रोजगार के खोज में युवा अपने गांवों से, अपने क्षेत्रों से दूसरे महानगरों को जाते हैं और वहाँ कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। तो जब इस प्रकार के उद्यम ग्रामीण स्तर पे स्थापित होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पे रोजगार भी सृजित होगा और वहाँ पे पलायन के जो बड़ी तादाद में लोग छोटे मोटी नौकरी के लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं रुकेगा, क्योंकि जब अपना उद्यम होगा, अपने घर में रोजगार उनको प्राप्त होगा, तो इसमें निश्चित रूप से आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। अगर अपने घर में रोजगार होगा तो वो लोग बाहर पलायन क्यों करेंगे? जी। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि देखिए हमारे देश का जो अधिसंख्य जो वर्ग है, जो गरीब गुरबा वर्ग है, वो मूल रूप से या तो मजदूरी कर रहा है देश के अंदर, दूसरे प्रांतों के अंदर जाके, या फिर हमारा जो वो किसान है जो पैदावार करता है, वो एक बड़ा हमारा एक मजबूत हमारी पूरी इकोनॉमी उसके ऊपर टिकी हुई है। पूरे देश को जो अन्नदाता है उसका जो संकट है वो आज भी खड़ा है। सरकार ने भले ही बहुत 1.37 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है इससे कृषि सेक्टर के लिए, पर मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा उसके अंदर भी जो उन्होंने क्रेडिट कार्ड पे जो है किसान क्रेडिट कार्ड पे 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख की ऋण सुविधा कर दी है। पर मेरा कहने का जो आपसे सवाल पूछने का मेन मकसद है वो ये है कि हमारे देश का किसान पिछले कई वर्षों से आंदोलनरत है। वो ये कह रहा है कि हमें जो है हमारी एमएसपी की गारंटी सरकार दे, और उसके लिए आपको मालूम है कि कोविड काल के बाद से लेके उन्होंने किसानों ने दिल्ली में और तमाम महाराष्ट्र का किसान भी जो है दिल्ली तक पैदल चल के आया। इस बजट में आपको कहीं भी एमएसपी की गारंटी, क्या कहीं कोई लेश मात्र भी, कहीं कोई कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो किसान तो इस बजट से पूरी तरीके से नाराज दिखाई पड़ता। आप भले ही कितनी भी लोग लुभावन बातें कर लें, आप उसको 3 लाख से 5 लाख की बात कर दें। एक बात और भी आई थी कि जो किसान सम्मान निधि है वो भी 6 हजार से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर रहे हैं कि जो साल, लेकिन हुई नहीं। हाँ, वो अभी उस पर कोई फैसला हुआ नहीं है मेरे ख्याल से। और सवाल एमएसपी का है, जिस एमएसपी के लिए सरकार ने नहीं किया। आप क्या कहेंगे इस बात?
आपका प्रश्न निश्चित रूप से अन्नदाता किसान से जुड़ा हुआ है और सरकार किसान के लिए बहुत गंभीर है, क्योंकि आपने जो बजटरी प्रोविज़न का जिक्र किया और ख़ास तौर से बिहार, जहाँ पे बाढ़ के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी जो नदियाँ जाती हैं वो बिहार से होके आगे बढ़ती हैं, नेपाल से भी जो नदियाँ आती हैं, इसलिए जो कोसी को तो बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी कैनाल योजना से इसमें काफ़ी सुधार होगा। दूसरा, मखाना बोर्ड के होने से मखाना की वैल्यू एडिशन, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, इसमें सुधार होगा और मखाना उत्पादन में बिहार राज्य काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है, इस तरह की मिट्टी की, इस तरह की उर्वरता है, फर्टिलिटी है, तो उसको प्रमोशन होगा। कॉटन के लिए और दलहन के लिए भी सरकार ने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई हैं, तो ये सब किसानों को लेके। और किसानों का जो आपने कहा कि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। देखिए, किसानों में कई कैटेगरीज हैं, एक बड़े किसान हैं, एक मध्यम किसान हैं, छोटे जो किसान हैं, जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर, सीमांत किसान जिनको कहते हैं, उनके पास बाजार में इतनी कोई उनकी आवाज़ नहीं है कि वे बाजार को तय कर पाए। बाजार डिसाइड करते हैं बड़े किसान। और इस सरकार की कोशिश रही है कि जो मार्जिनलाइज्ड किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, उनको सपोर्ट दिया जाए। जो किसान सम्मान राशि जो मिल रही है वो सीमांत किसानों के लिए है, ताकि वे कम से कम जो छोटे अपनी जोत के जुताई के समय, कटाई के समय, बुआई के समय जो छोटा मोटा कर्जा लेते थे, और उतने कर्जे के लिए वो बैंक में कोई बैंक देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पिछला मान लीजिए हो सकता है कर्जा हो, जिन्होंने ट्रैक्टर भी किराए पे लेना है, जिन्होंने सिंचाई के लिए ट्यूबवेल भी किराए पे लेना है, जिन्होंने बीज कहीं से खरीदना है बीज भंडार से, तो इनके लिए ये प्रावधान सरकार ने किया। अब ये बात आपकी सही है कि अब 6 वर्ष लगभग हो गए किसान सम्मान को, इसको बढ़ना चाहिए था, जो नहीं हुआ। मुझे लगता है कि सरकार गंभीरता से इस पर विचार भी कर सकती है, आगे बढ़ेगी। लेकिन जब मंडी जो एमएसपी है उसमें क्या है कि जो छोटे किसान हैं और जो बड़े किसान हैं, मंडी के भाव तो कोई और तय करता है, और कई राज्यों में मंडी की एमएसपी इस तरह की व्यवस्था ही नहीं है। सरकार ने जो 3 एक्ट लाए थे, 2 कानून सुधार के लिए लाए थे, पर जब आपने एमएसपी दी नहीं तो वो तो फिर दलाली तय करेंगे, उसमें किसानों का क्या अधिकार है उसमें? नहीं, अगर एक बार एमएसपी अगर घोषित की जाए तो उससे कम पे वो खरीद नहीं सकते हैं। नहीं, वो आप सबसे बड़ा ये है ना। जी जी, लोग ये कह रहे हैं कि अब किसानों का जो मेन कहना है, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और बहुत सारी लोगों से बात भी की है, लोगों का कहना ये है कि हमें आप सम्मान की निधि मत दो, आप हमारा जो उत्पादन जो हम कर रहे हैं उस पर हमारे को अपने आप एक फिक्स करो, हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आप तय करो। अगर वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करो, मैं आपको कल की एक घटना बताता हूँ जी। हमारे यहाँ का एक किसान है, इधर यही उत्तराखंड का एक किसान है, उसने अपने 16 बीघा खेत में गोभी लगा रखी थी। हालत ये हुई कि गोभी मंडी में 5 रुपए किलो बिकनी शुरू हुई। उसने 16 के 16 बीघा जो खेत है वो उसने उसमें ट्रैक्टर से रौंद दिया। सवाल ये है कि उसका उसमें उत्पादन जो मूल्य है, जो उसकी जो उत्पादन की जो लागत थी वो लगभग 1.5 लाख रुपए थी। और मेरे हिसाब से मेरा दृष्टिकोण ये कहता है कि किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग होना बहुत जरूरी है। जब फसल तैयार होती है तो हर किसान की फसल एक समय में तैयार होती है, और हर, जैसे गोभी का सीजन आजकल चल रहा है तो हर किसान के पास गोभी तैयार है, बड़े बड़े साइज में है, एग्जीबिशन में उनको अवार्ड भी मिलते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति कभी भी 10 किलो 20 किलो की गोभी खरीद के नहीं ले जाता। इसलिए हमको किसान की साइंटिफिक खेती के लिए ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, किस प्रकार से हाई यील्ड क्रॉप को तैयार करे, जिससे कम लागत पर उसको ज़्यादा मुनाफा मिले, ज़्यादा उसको दाम प्राप्त हो। इसके लिए सरकार ने इसमें प्रोविज़न किए हैं, ताकि किसान ऐसा नहीं कि सारे के सारे गेहूं उत्पादन में लगे, सारे गन्ने में चलें। और सरकार ने जो ये डिजिटल पेमेंट के माध्यम से इस पेमेंट की प्रोसेस में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है। पहले ये भुगतान मैनुअल होता था, नहीं होता था, किसी को पहुंचता था, किसी को नहीं पहुंचता था। किसान जिस ग्रामीण परिवेश में रहते हैं वहाँ पे सूचनाओं का पहुंचना, सूचनाओं की एक्सेस भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि डिजिटल, यदि सरकार इस डिजिटाइजेशन के नेटवर्क को और विस्तारित करे, हर किसान का डेटा उनके पास हो, उसकी जोत के हिसाब से उसके पास डेटा हो, ताकि हर व्यक्ति को वास्तव में उसके मेहनत के हिसाब से, उसकी जोत के हिसाब से यदि हम तय कर पाएँ तो
जो एमएसपी की जो समस्या है वो समस्या ही खत्म खड़ी नहीं हो पाएगी। दिक्कत क्या है कि सारी की सारी फसल एक बार में तैयार होती है। मंडी के अंदर जब आप जाते हैं, कभी फसल के दौरान आप आलू के समय जाइए, गेहूं के समय जाइए, तो बड़े बड़े जो किसान हैं जिनके 100 ट्रक लाइन पे होते हैं, यदि 20 ट्रक लेके कोई छोटा किसान पीछे है, किसी के 8 ट्रक हैं, 10 ट्रक हैं, उसका नंबर आने में ही 8-10 दिन लग जाते हैं। तो ऐसे में उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ऊपर चली जाती है, और इसलिए किसानों की समस्या को हल करने के लिए भंडारण और बढ़ाने की आवश्यकता है मेरे हिसाब से। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, और जैसे मखाना बोर्ड बन रहा है ये वैल्यू एडिशन में काम करेगा, उसी तरह से इसका विस्तार करके अन्य जो प्रोड्यूस हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसकी प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग हो। युवाओं को ग्रामीण स्तर पर इस प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाए। जैसे उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट बहुत ज़्यादा नेचर में अपने आप ही उत्पादन होता है, लेकिन हमको या गांव के लोगों को उन मेडिसिनल प्लांट्स की जानकारी नहीं है। यदि हमें उन वनस्पतियों के बारे में उसकी मेडिसिनल वैल्यू बताई जाए कि इनका क्या कंपोनेंट है, उसके प्रोसेसिंग समझाई जाए, उसकी ट्रेनिंग की जाए, तो गांव का व्यक्ति अपने ही जंगल में उन पत्तों से, उसकी छाल से उसकी प्रोसेसिंग करके, और उसको बहुत अच्छे प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में उसको मिलेगा। गवर्नमेंट को उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए इतनी सरकार को करनी चाहिए, तो वो अपने आप ही चला जाएगा। ऐसे कई एरियाज हैं, जैसे एरोमेटिक प्लांट के दिशा में आप समझ सकते हैं, या और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं। जरूरी नहीं है कि हम परंपरागत खेती में आगे बढ़ें। परंपरागत खेती में भी सिंचाई के साधन हों, या हाई यील्ड सीड्स के बारे में हो, जो इनोवेटिव सीड्स हैं, इनका प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। नहीं, आपकी बात में बिल्कुल इससे इत्तेफाक रख रहा हूँ, पर सवाल ये है कि अभी जैसे इसी बजट में उत्तराखंड को केंद्रीय कर से 1,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो है लाभ मिलेगा जी। सवाल ये है कि हमारा एक नया और बहुत छोटा राज्य है जी, और उस राज्य में आज हम 25 साल हो गए। 25 साल की अवधि कोई कम नहीं होती जी। हमारे राज्य को बनने से पहले, जब हम लोग भी मूवमेंट पर रहे हैं, एक्टिविस्ट भी रहे हम लोग, सवाल ये है कि सबसे बड़ा जो हमारा सेक्टर था, वो एक तो सेक्टर हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का था जी। दूसरा ये था कि हमारी जो कृषि और बागवानी है, उस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत थी। कृषि और बागवानी हमारा मूल आधार है। पशुपालन और कृषि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी जो जितनी भी जोत थी, बहुत छोटी जोत के, हमारे पहाड़ों में तो बहुत ही छोटी जोत की किसान है। दूसरा ये है कि जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा काम होने की जरूरत थी कृषि और बागवानी पे, उस सेक्टर में सबसे कम काम हुआ है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, देखो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और पिछले 30-40 सालों से मैं बराबर उसको वॉच कर रहा हूँ। आज हालत ये है कि हमारा उत्तरकाशी का जो सेब है, उस सेब को मंडियों तक पहुंचाने के लिए, चंडीगढ़ और दिल्ली की मंडियों तक पहुंचाने के लिए ये सरकार जो है बॉक्सेस तक भी नहीं प्रोवाइड कर पाई है। और हालत ये है, मैंने अपनी आंख से देखा है, मेरे अपने कुछ दोस्त हैं जो हिमाचल में हैं, उन लोगों ने हिमाचल के से डब्बा मंगवाया, और हमारा उत्तराखंड का सेब जो है हिमाचल की लेबलिंग होके बाहर बिक रहा है। तो सवाल ये है कि मतलब ये सारे काम सरकार द्वारा किए जाने हैं। हमारा जितना कुछ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एरोमेटिक प्लांट्स के लिए, हमारा जो पूरा का पूरा जो भेषज संघ जो है हमारे, वो कहाँ है? सब निष्क्रिय पड़े हुए हैं। तो सवाल ये कि इस बजट में हमारा जो राज्य का भी जो बजट अभी आएगा, उसको अगर आप कंसाइड करके देखेंगे तो उसमें कुछ करने की, आज तक 25 साल हो गए, कुछ हमको आधारभूत चीजें कोई दिखाई नहीं पड़ती है। आज आप निश्चित रूप से आपके पॉइंट में सच्चाई भी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज राज्य के जो लगभग 27 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई प्राप्त है, जब हम उनकी आइडेंटिटी यानी ब्रांडिंग के लिए इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, तो आज राज्य बनने के बाद ऐसे कई उत्पाद उत्तराखंड के अंदर हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल चुका है। तो उस नाम से उसकी ब्रांडिंग इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग कर सकते हैं। तो आप ये समझिए कि राज्य में काम हो रहा है इसकी ब्रांडिंग। और हाउस ऑफ हिमालयाज एक नया ब्रांड उत्तराखंड सरकार लाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हाउस ऑफ हिमालय के ब्रांड के माध्यम से जीआई टैग मिलने के बाद उत्तराखंड के काश्तकारों को, खासतौर से बागवानी में, औद्यानिकी में जो काम कर रहे हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट में उनको पहचान मिलेगी। वो अपने ब्रांड को वहाँ पे ले जा करके उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसको और अधिक सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन हमें बहुत मजबूत चाहिए। वेयर हाउसेज के चाहिए, जो कोल्ड चेन बनाने की बात पिछले बजट में भी हुई थी और इस बार भी है। हर बार वो कोल्ड चेन बनेंगी। तो मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग, यदि कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, जैसे
सिट्रस फ्रूट हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा होता है, माल्टा वगैरह का उत्पादन होता है। तो सारे गाँवों में एक साथ माल्टे होते हैं और सारे एक साथ ही बिकते हैं। यदि उस समय कोल्ड स्टोर में हम उसको रखेंगे और 4 धाम यात्रा के समय हम उसको बाजार में लाएंगे तो उसका अच्छा दाम भी मिलेगा। तो इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मेरा ये समझना है कि जो औद्यानिकी विश्वविद्यालय या जो कृषि विश्वविद्यालय राज्य में काम कर रहे हैं, वो किसानों के बीच में यदि इस प्रकार की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे तो निश्चित रूप से किसान साइंटिफिक टेम्पर से कम जोत में हाई यील्ड प्रोड्यूस को तैयार करने में सफल होंगे और उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। जो नए पीढ़ी का कृषि के प्रति जो एटीट्यूड नेगेटिव है, वो खेती से भागना चाहते हैं क्योंकि उसमें यील्ड कम है। यदि इस प्रकार हम उसको साइंटिफिकली उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, इस प्रकार का प्रशिक्षण यदि वो होगा उनका, जैसा कि इसमें जिक्र है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश में बनेंगे, युवा इसमें प्रशिक्षित होंगे। और खास तौर से रिन्यूएबल एनर्जी, जो आपने कहा कि हमारा ऊर्जा प्रदेश था, आज रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में सरकार ने काफ़ी काम किया है। न्यूक्लियर एनर्जी एक बड़ा जंप सरकार लेने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी देश के अंदर आएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे उत्तराखंड जैसे राज्य में सोलर, क्योंकि यहाँ पे कोहरा नहीं है, तो सोलर एनर्जी के सेक्टर में हम आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हाइड्रो पावर पे ही काम करें, हम सोलर, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है और भी जो स्रोत हैं, जैसे न्यूक्लियर में भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रिन्यूएबल सोर्सेज पे आगे बढ़ने की जरूरत है। और इस बजट के अंदर इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जिनका परिणाम देखिए ये साल भर के लिए, अगले साल फिर और बजटरी प्रोविजन आएंगे। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि साल भर के अंदर यदि सरकार इन पर सही तरीके से इनका इम्प्लीमेंटेशन हो पाए और ये धरातल पर उतर पाएंगे तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को ये आगे ले जाने में मददगार सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें किसानों पर ही ये बजट फोकस्ड है, क्योंकि आपने जो बजट का प्रोविजन कहा, यूरिया प्लांट असम में लगने की बात है। खासतौर से बिहार की जो कृषि की दशा को सुधारने के लिए दलहन और कपास के लिए जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई गई जा रही हैं। और इसके अलावा समय समय पर किसानों के लिए और भी जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इनोवेटिव जो सीड्स के माध्यम से हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए, तो बहुत बड़ा वर्ग है किसानों का जो इससे लाभान्वित होगा। और निश्चित रूप से जब उनको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा फाइनेंशियली या बजटरी प्रोविजन उनके पास होंगे तो किसान, अन्नदाता किसान की स्थिति में सुधार होगा। और इस प्रकार के प्रोविजन इसमें किए गए। वो बात तो ठीक है, पर आपको मैं एक उदाहरण और देता हूँ कि देखिए जैसे उत्तराखंड की बात है जी। उत्तराखंड में हमने देखा कि सरकार ने पिछले साल भी और इस साल अब तो नया रेट जारी करेंगे। उत्तराखंड में इन्होंने कोदे और जगोरे के लिए एक MSP जारी की जी। इन्होंने कहा कि इतने रुपए किलो के पे सरकार खरीदेगी। ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो लोग इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, किसानों से जब मेरी बात हुई तो किसानों ने ये कहा कि भाई जो छोटा किसान है उसके खेत में तो मान लो 1 क्विंटल जगोरा हुआ या 1.5 क्विंटल कोदा हुआ है। अब आपने किसी किस्म के कोई खरीद बिक्री सेंटर तो आपने कहीं बनाया नहीं है, आपने वैसे ही एक बोल दिया कि भाई ठीक है हम लोग ये MSP देते हैं। अब मान लो घनसाली में रहने वाला, जो घनसाली के ऊपर के जो इलाके के जो गाँव है, उनका जो किसान है वो अपनी फसल लेके कहाँ बेचने जाएगा। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी, जैसे हमारा पूरा इलाका है आपका नरेंद्र नगर से लेके और चंबा तक आप मान रहे हो, वो पूरी हिमल घाटी है हमारी और बहुत उर्वरा घाटी है हल्दी के लिए, अदरक के लिए, बहुत अच्छी और हमारी मिर्चा के लिए, है ना। पर यह है कि अब एक मंडी इन्होंने आगरा खाल में जरूर बना रखी है छोटी सी। पर आप देखो कि अगर मान लो किसी किसान को नागड़ी के पास से अगर 1.5 क्विंटल माल लेके अगर आगरा खाल आना पड़ेगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन ही बहुत हो जाएगा जी। तो पंचायत घरों में या कम से कम 10-20 गाँव के बीच में इनको कोई ना कोई ग्रोथ सेंटर बनने चाहिए, खरीद सेंटर बनने चाहिए ताकि किसानों को उसका फायदा हो। वरना इस तरीके की घोषणाओं का कोई फर्क तो खैर नहीं। उत्तराखंड में इस प्रकार के जो कोल्ड स्टोरेज और जो भंडारण की व्यवस्था, ये तो ब्लॉक लेवल पे और भी चैनलाइज करने की आवश्यकता है। वो आपने बिल्कुल सही कहा, ताकि किसानों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। आप देखिए कि जो भी पैदावार जब ज्यादा होती है सीजन पे, तो सड़क के किनारे ही किसान उसको लेकर के खड़े रहते हैं ताकि दूर न जाना पड़े। तो इस प्रकार के व्यवस्थाएं तो निश्चित रूप से किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। उत्तराखंड की दृष्टि से या पूरे देश की दृष्टि से आप देखें, अर्थव्यवस्था में एक इस बजट में नया प्रावधान आपको दिखा होगा। जो टूरिज्म के नए सेक्टर्स को सरकार ने विकसित करने का जो प्लान बनाया है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड जैसे टूरिस्ट प्लेस के लिए भी ये लाभकारी होगा, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और सर्विसेज सेक्टर के अंदर हॉस्पिटलिटी
ये एक, और ट्रांसपोर्टेशन ये एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। तो यदि नए सेक्टर टूरिज्म के डेवलप होंगे तो उन क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न होगा। नए सेक्टर जैसे एडवेंचरस टूरिज्म है, आप तीर्थाटन वाले अलग हैं, जो पर्यटन है देशाटन वाले अलग हैं। तो ये तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को अलग अलग दृष्टि से हम लोग कैटर कर पाएंगे और दुनिया का टूरिस्ट हिंदुस्तान की तरफ आए, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई असुरक्षा का वातावरण नहीं है। तो ये भी एक इनक्रेडिबल इंडिया के माध्यम से इस मैसेज को भी दुनिया को देने की जरूरत है। और ऐसे 50 सेंटर यदि देश में एक वर्ष में हम विकसित करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसका इफेक्ट आगे बढ़ेगा और जो होम स्टे की योजना है वो भी कारगर होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन उद्योग है उसको भी गति मिलेगी। तो रोजगार को सृजित करने के सरकार ने इसमें कई तरह के प्रावधान किए हैं, ये सब युवाओं को ही केंद्रित हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अर्थव्यवस्था, किसानों की भी अर्थव्यवस्था में उनका भी सुधार होगा, युवाओं के रोजगार को अवसर मिलेंगे और जो पढ़ने वाले युवा हैं जो IITs में, मेडिकल में आपने कहा, उनके लिए भी काफी अच्छे प्रोविजन किए गए। खासतौर से आम व्यक्ति को राहत देने के लिए, खासतौर से स्वास्थ्य में, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए भी 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने का है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट का शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए इसमें प्रयास किए गए, बजटरी प्रोविजन भी बढ़ाया गया है। लेकिन जो जीवन रक्षक दवाओं पे सरकार ने एक्साइज ड्यूटी या जो उनको सस्ता करने का जो कस्टम ड्यूटी उन पे हटाई है, तो इसका भी लाभ हर व्यक्ति को मिलेगा। इससे स्वास्थ्य सुविधाएं भी सुदृढ़ होंगी। अटल आयुष्मान योजना काफी प्रभावी है, लोगों को काफी जिनकी जरूरत है उनको उसका लाभ मिल रहा है। बहुत से अस्पताल और बहुत से प्राइवेट अस्पताल उसको लागू नहीं करते, वो निश्चित तौर पे वो कुछ लघुना हो सकता है। हाँ, वो एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, देखिए ऐसा है कि बड़ा लोक लुभावन बजट और बड़ी सरकार बहुत दावे करती है जी, पर मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार पिछले 5 साल से मोदी कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे और हिंदुस्तान का तीसरे नंबर के पायदान पे आ जाएगा। सवाल ये है कि हमारी इकोनॉमी जा कर रही है। आप ये देखिए कि हमारे रुपए का जो अवमूल्यन है, आज डॉलर की कीमत जो है 86 रुपया हो गई है ना। तो इस तरीके का एक जो डुअल जो एक फेक चीजें लोगों के बीच में डाली जा रही हैं, इससे तो काम चलने वाला नहीं है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि आप हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, दुनिया का तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बनेगी, दूसरी तरफ आप 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार का जो सबसे बड़ा सवाल है, जब तक आप रोजगार पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को आत्मनिर्भर आर्थिक विकास की ओर नहीं ले जाएंगे, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो या फिर रोजगार का क्षेत्र हो, इस बजट में आपको रोजगार के बारे में कहीं कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। वो एक दूसरे से जुड़ी चीजें जरूर है कि मखाना उद्योग लगेगा, ये होगा तो वो होगा और वो होगा, ये सवाल ये नहीं है। अब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की स्कीम जब तक सरकार नहीं देगी तब तक तो इस देश का बेरोजगारी का आप देखिए 45 साल में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इस टाइम बेरोजगारी की है, जिसका इस बजट में कोई प्रावधान, मुझे जितना कुछ मैंने अभी तक देखा, मुझे नहीं, हो सकता कुछ हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर मुझे नहीं दिखा। बजट के अंदर इस प्रकार डायरेक्ट रोजगार के घोषणा तो कमी होती है। अभी देखिए कि 70 और 80 के दशक के बीच में ब्राजील चाइना से आगे था, आज चाइना टॉप में चल रहा है, एशिया के अंदर सबसे आगे चल रहा है। दुनिया में टॉप मिड 80s तक वियतनाम की स्थिति साउथ ईस्ट एशिया में सबसे कमजोर देशों में से एक थी। आज वियतनाम FDI में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में चाइना और भारत के बाद तीसरे नंबर पर, मतलब कंपटीशन होता है कि चाइना प्लस 1 में ये 3 थे, भारत भी था, बांग्लादेश भी था, बांग्लादेश सब डिस्टर्ब चल रहा है, और वियतनाम था। आप ये सोचिए कि उन्होंने जब अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, चाइना ने तो 70s में ही खोल दिया, वियतनाम ने मिड 80s में अपनी व्यवस्था को रिनोवेट किया। अर्थव्यवस्था हमारे वहाँ उस मुकाबले, जैसे हमारे पास पॉपुलेशन थी, जिस प्रकार से हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं इसको, तो जिस प्रकार से हमारे पास डेमोग्राफी का डिविडेंड था, युवा शक्ति थी, उस तरह से हमने अर्थव्यवस्था को खोलने में काफी समय लगाया। तो 90s के दशक में तो हमने खोला था, 90s के दशक, हाँ, तो 13 साल बाद चाइना से हम 13 साल पीछे हैं, और लगभग 7-8 साल हम वियतनाम से पीछे हैं। और तो हमारी जो ग्रोथ रही है वो उस हिसाब से बढ़ रही है। आप देखेंगे कि लगातार हमने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में देश को लगभग 60 साल लगे, लेकिन $2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनी 7-8 साल में, $3 ट्रिलियन बन गई 3-4 साल में, अब चौथे में हम जाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी ग्रोथ कहीं पे रुकी हुई है। हम जब तक रिस्ट्रिक्टेड थे, जब तक लाइसेंस राज में था, तो हमें 60 साल लगे, हमारी ग्रोथ रेट कभी
4% से ऊपर कभी नहीं रही, 3.4 4 से नीचे ही रही, 3 और 4 के बीच में रही। लेकिन आज हमारी पूरी दुनिया में कोविड काल के बाद आप किसी भी विकसित राष्ट्र का डेटा निकाल लीजिए, उसकी ग्रोथ रेट भारत के मुकाबले है ही नहीं। जितनी भी रेटिंग एजेंसीज है उनमें आप देखिए, इसका मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब हमारा इकोसिस्टम, उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें इंडस्ट्रीज हैं, उसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, और उसमें सबसे बड़ा है हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारी युवा शक्ति जो ट्रेंड यूथ है। इसलिए इसकी ट्रेनिंग यदि ये इस अटल जो टिंकरिंग लैब के माध्यम से 50,000 स्कूल्स में यदि हम इस प्रकार के प्रशिक्षण युवाओं को दे पाएंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे युवा इस देश को नई ऊंचाई पर ले जाने में सफल होंगे। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर मेरा जो सवाल था, मेरा सवाल ये है कि देखिए, आप रोजगार सृजन पे था। नहीं, रोजगार सृजन तो था ही सवाल। बड़ा सवाल एक और ये है कि हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं जी। एक्सपोर्ट हमारा कम है, इंपोर्ट हमारा ज्यादा है। इंपोर्ट हम जितना भी करते हैं, जितना माल हमारे यहाँ आयात होता है, उस पे हम लोगों को जो पैसा जो है फॉरेन करेंसी में देना पड़ता है, डॉलर्स में देना पड़ता है। और आज भारत के पैसे का जो अवमूल्यन है वो 86 रुपए हो गया है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में अगर पैसा लगातार गिरता चला जाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे संबल मिलेगा, अभी ये एक बड़ा सवाल है। आपका पॉइंट में अभी मेक इन इंडिया अभियान के तहत आप देखिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू हुई, जिसका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक्सपोर्ट का डेटा देखेंगे तो कई क्षेत्र में हमने 4-5 सालों में कोविड काल के बावजूद भी हमने तरक्की की है, और उस एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिला लगातार इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे प्रोडक्ट डिमांड में। इसका मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। आज देखिए, ट्रंप आने के बाद यूएस की नीति पूरी ट्रेड पे आ गई। वो चाहेंगे कि हर प्रोडक्ट को यूएस डॉलर में आप ट्रेड करेंगे, तो जो भी करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड में होगी उसके भाव ऊपर जाएंगे। अभी हम रशिया यूक्रेन में हमने रशिया से हमने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया, वो हमने रुपये में इंडियन करेंसी में किया। तो ऐसा नहीं है कि भारत में करेंसी को हम इंडियन करेंसी को प्रचलन में इंटरनेशनल ट्रेड में यूज नहीं कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। और उसके लिए डिप्लोमेटिक और ट्रेड मतलब बायलैटरल एग्रीमेंट के माध्यम से ये दोनों को आपको देखना पड़ेगा। तो आज की जो दुनिया में जो रिश्ते हैं, जो भी डिप्लोमेसी लेवल पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसमें ट्रेड हावी कर गया है। क्योंकि सबको पता है कि जब आर्थिक शक्ति के रूप में आप होंगे तो आप सक्षम होंगे, तो आपके पीछे दुनिया होगी। तो इस बात को भारत ने देखिए, अमेरिका के दबाव के बावजूद भी भारत रशिया से क्रूड ऑयल मंगाता रहा, रशिया के साथ संबंध बने रहे, और अमेरिका के साथ क्वाड में भी रहा। तो ये भारत की डिप्लोमेटिक विजय यहाँ पर है। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर हम लोग बहस इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा वो फिर राजनीति में दूसरा हमारा जो फॉरेन ट्रेड में डब्ल्यूटीओ के माध्यम के बाद, डब्ल्यूटीओ के आने के बाद एक दो देशों के बीच में ट्रेड कम हो गया, क्योंकि मल्टीलेटरल ट्रेड है आज, बाइलेटरल ट्रेड तो डब्ल्यूटीओ से पहले था। अब एक रास्ता इसके अंदर और है जो एफटीए के माध्यम से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यदि दो देशों के बीच में, ये डब्ल्यूटीओ का ही प्रोविजन है कि दो देशों के बीच में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उसमें हमने जापान के साथ हमारे रिश्ते हैं, उसमें हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, ब्रिटेन और यूएई के साथ हैं, ब्रिटेन और यूएस के साथ भी हमारे चल रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि इन रिश्तों के बनने के बाद हमारा ट्रेड और अच्छा होगा, और यहाँ पर हम अपनी करेंसी को जहाँ पे दो देशों के बीच में चल रहे हैं उसको हम कर सकते हैं। लेकिन आपका पॉइंट सही है कि मैन्युफैक्चरिंग में और तेजी से बढ़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को रीडिफाइन किया गया है, स्मॉल कैटेगरीज में, मीडियम कैटेगरीज में बड़ी तादाद में इंडस्ट्रीज आएंगी और उनको इससे बूस्ट मिलेगा। और यही सेक्टर जो हैंडीक्राफ्ट हैं, जो आर्टिजन हैं, जो हमारे रूरल इकोनॉमी का आधार भी है, यही हमें इंटरनेशनल लेवल पे इसकी ब्रांडिंग ले जाएगा। मैं निश्चित आपकी बात मान रहा हूँ, पर आप देखिए, अगर आप पिछले 3 दशकों का एनालाइज करें तो हमारा जो कपास की इंडस्ट्री थी, या जो हमारा जो जूट की इंडस्ट्री थी, वो पूरी तरीके से बैठ गई आज की तारीख में। बांग्लादेश का माल जो है, जो माल हम 15 रुपए का बेच रहे थे, वो माल 10 रुपए का बांग्लादेश बेच रहा है। और पूरे इंटरनेशनल मार्केट में भारत का जो ये उद्योग था, ये पूरी तरीके से बैठा है। वही हिसाब हमारी जो है ये कपड़ा उद्योग पे पड़ा है। लेकिन उसमें 3 दशक करनी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भी बांग्लादेश में, मुर्शिदाबाद, ढाका और या हिंदुस्तान का बहुत सारा, हिंदुस्तान ही था उसमें, तो इसको ब्रिटिशर ने पूरा रौंदा। तो ब्रिटिशर ने यहाँ पे पूरा जो जितना भी रॉ मटेरियल था उसको पूरा डिस्ट्रॉय किया। इसमें तो अंग्रेजों का
के समय के ही ये खत्म हो चुके थे। उसके बाद इसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी, जो बांग्लादेश कर भी रहा था अभी कुछ दिनों में। 80 और 90 के दशक तक हमारी इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी। नहीं, फ्लोरिश कर रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा पब्लिक सेक्टर के अंदर थी। कानपुर में चल रही थी, यार्न के रूप में वो तैयार करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी। कभी कोई यूनिट प्रॉफिट में आ गई, कभी कोई नहीं आती थी। ऐसे मेरे सामने गुजरात में, महाराष्ट्र में, कहीं कहीं पे था। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, क्योंकि जब आप देखिए सिस्टमेटिकली उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया, ये तो हो चुका ब्रिटिश काल में ही। अब आजादी के बाद हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उसमें वो गति नहीं आ पाई, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट हमारा एक तो ट्रेड देखिए रिस्ट्रिक्टेड था। हमने उसको जब खोला तब तक ये डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो इंटरनेशनल कंपटीशन में उसके लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी, रॉ मटेरियल की क्वालिटी, लेबर, ये सारा देखने के बाद इंटरनेशनल पैरामीटर में हमारा जो इंडस्ट्री था वो कम्पीट नहीं कर पा रहा था। इसलिए तो प्राइवेटाइजेशन के दौर में जब वो लॉस में चल रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेट में भेज दिया। तो इसलिए कर दिया क्योंकि उसके पास था ही नहीं। और वो उसके पीछे बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि आज़ादी के बाद हम उसको लेके तो चल रहे थे, लेकिन वो चल नहीं पाए, सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि स्ट्रेटेजी ग्लोबल लेवल की नहीं थी, क्वालिटी नहीं था, मार्केट क्लोज था, कंपटीशन कहीं था ही नहीं, तो कैसे होता। देखिए इकोनॉमी में तो बूस्ट तब तक आ ही नहीं सकता जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर पे नहीं उतरेंगे, तब तक वहां काम नहीं हुआ। आप ये देखिए कि आपका हर छोटी से बड़ी चीज जो है चाइना हमें इंपोर्ट कर रहा है आज की तारीख में। हमारा चाहे भगवान कृष्ण की मूर्ति हो, चाहे वो हमारे रामचंद्र की मूर्ति हो, चाहे वो हमारा कंगा हो, जूता हो, पेंसिल हो, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड बाय चाइना। और वो इतने सस्ते में आ रहा है कि हम लोग उसकी लागत मूल्य नहीं बना पा रहे हैं, हम उस पे चाइना ने प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम नहीं करेंगे, जब तक हमारा उद्योग धंधा नहीं बढ़ेगा, चाहे छोटा हो चाहे मझोला उद्योग हो, घर घर में जब तक उद्योगों की आपको एक वानिकी तैयार करनी पड़ेगी, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना उसी के लिए बजट में तभी हमारी इकोनॉमी बन सकती है, हम तभी 5 ट्रिलियन पे पहुंचेंगे। बिल्कुल, उससे 5 ट्रिलियन नहीं, अब तो हम 6 ट्रिलियन से ऊपर चले जाएंगे। अभी 5 ट्रिलियन तो हुई नहीं, 6 ट्रिलियन आप वो बात ठीक है, अब मोदी जी बोलते हैं, वो बात अच्छी बात है, बोलते रहे। मोदी जी वो तो एजेंसीज बोल रही हैं। अब तो रेटिंग एजेंसी, मोदी जी ने तो बोलना 5 ट्रिलियन पे, जो रेटिंग एजेंसीज का जो प्रेडिक्शन है, हम उससे सरकार के अंडर में ही है, वही तो बहस है। वो उससे देखिए, जो चाइना की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में हमारी डेमोक्रेसी में उसकी कंपैरिजन नहीं है। हमारी जो वर्क कल्चर है, जो काम करने की जो हमारी कंडीशंस हैं, उसको हम चाइना से तुलना करेंगे तो हम वहां पे चल नहीं सकते। वहां अलग माहौल है, उस माहौल की बात अलग है। हम इस अपने माहौल में आज हम दुनिया के हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, हम इमर्जिंग इकोनॉमी है पिछले कई वर्षों से, और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें हम युवाओं को जो भी एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ ट्रेंड करके, इनेबल करके, इधर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बना करके हम दुनिया में compete कर सकते हैं, क्योंकि हमारे युवा टैलेंटेड है। और इसलिए उन्होंने IITs में सीट बढ़ाई है, हेल्थ सुविधाओं को दुरुस्त किया है, प्रेग्नेंट वुमेन के कल्याण के लिए भी योजना बनाई है, ताकि हमारी मातृशक्ति, हमारा किसान, हमारे युवा मजबूती से आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि सिर्फ आर्थिक उन्नति ही देश की उन्नति नहीं है, मानव संसाधन विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ग्रोथ होनी चाहिए। और उसके लिए शिक्षा की गुणवत्ता, उसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दुरुस्तीकरण, ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करना, हर व्यक्ति के लिए क्वालिटी एजुकेशन हो, आवासीय व्यवस्था हो। सबसे बड़ी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज आप देखिए कि रेलवे का नेटवर्क देखिए, आप एयर कनेक्टिविटी देखिए, आप मरीन में देखिए, या रोड की देखिए, कनेक्टिविटी में बहुत सुधार हुआ है। और पिछले 8-10 वर्षों में IITs के अंदर ही इंजीनियरिंग में 1 लाख से ऊपर सीट नहीं क्रिएट हुई है। तो लगातार सरकार इस दिशा में काम कर रही है। ये बात जरूर है कि पॉपुलेशन का प्रेशर है, लेकिन हम ऐसे ही प्रयासों से, ऐसे ही पॉजिटिव बजटरी प्रोविजन से हर वर्ग के कल्याण को केंद्र में रखते ही देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे ले जाने में सफल होंगे। और मुझे सहमत हूं, पर एक बात ये भी है कि इस देश का जो पढ़ा लिखा नौजवान है जी, इस देश का जो टेक्नोक्रेट है, इस देश में जो लोग पढ़ लिख कर काम करना चाहते हैं, वो इस देश में रहना ही नहीं चाहते हैं। आप ये देखिए कि सारा का सारा हमारा जो यूथ है, जो पढ़ा लिखा है, जो जिसके पास स्किल है, IITians हैं, MBA वाले हैं और तमाम लोग हैं, वो सब लोग विदेश भाग रहे हैं। आप देखो कि ट्रंप ने आते ही क्या कहा है, ट्रंप ने कहा था कि जितने भी इलीगल ऑक्यूपेंट हैं, हम उनको वापसी भेजेंगे। और हमारे विदेश मंत्री को, जयशंकर प्रसाद को बोलना पड़ा कि ठीक है, वो 18,000 लोग जो हैं हम उनको वापस लेंगे। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो हमारा युवा बाहर क्यों जा रहा है, एक बात। दूसरी बात,
जी। दूसरी बात, आप हमारे युवा को अगर देश के अंदर उतना संसाधन नहीं देंगे, उतना उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं खोलेंगे, उसको उतनी सुविधा नहीं देंगे, तो लोग तो रोज भागेंगे। हम भले ही आज ये बोल रहे हो कि हम हिंदुओं को मुस्लिम कंट्री से वापस लाएंगे, वो बात अलग है, पर एक हकीकत ये भी है कि इस देश में हर साल 8 से 10 लाख आदमी इस देश की नागरिकता छोड़ रहा है। क्या ये एक बहुत विषम सवाल नहीं है? क्या ये गंभीर सवाल नहीं है? देखिए, जो युवा देश के बाहर रोजगार में जा रहे हैं, देखिए कोई कहीं भी जा सकता है, जिसको जहां बेहतर मिलेगा वो जा सकता है। लेकिन आप देखिए, वो जाएगा तभी ना जब उसको यहाँ से ज्यादा सुविधाएं बाहर मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि बाहर जाने के बावजूद भी जो प्रवासी सम्मेलन में कई देश के लोगों ने देश में इन्वेस्टमेंट के लिए, देश में काम करने की इच्छा जाहिर की है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि पिछले 7-8 साल का ही आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा। आज 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं देश के अंदर। ये 7-8 साल का प्रोग्रेस है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लंबा इतिहास हो। तो ऐसे ये सारे युवा हैं जो टेक्नोक्रेट हैं, जिनके पास इनोवेशन है। ऐसे 1.25 लाख स्टार्टअप देश में काम कर रहे हैं। उनमें से 125 यूनिकॉर्न हो चुके हैं, यानी 7-8 साल में ही उन्होंने यूनिकॉर्न का मतलब कि 100 करोड़ का डॉलर का, मतलब आप ये सोचिए तो आप उसको डॉलर से करेंगे तो लगभग 800 करोड़ होता हो। तो 100 करोड़ डॉलर का जिसके एसेट हो वो यूनिकॉर्न में आते हैं। तो उसको आप 84 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 840 करोड़ की उनकी एसेट हो गई। तो ऐसे 7-8 साल में उन्होंने इतना बिजनेस किया है। ऐसे 125 हैं, लेकिन 1.25 लाख स्टार्टअप देश में काम कर रहे हैं। तो ये हमारे युवा हैं और मुझे लगता है कि ये भी एक नया इकोसिस्टम, नया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, औद्योगिकरण की गति को बढ़ाने में ये एमएसएमई के इतर है। हाँ, बिल्कुल है। तो यहाँ पर हमारे युवाओं को इनमें काम करेंगे और इस प्रकार के 1.25 लाख आज देश में हो सकता है कि 5-6 साल में ये और भी दुगना हो। तो जो लोग बाहर चले गए उनको लगेगा कि ये चीज तो वहां भी है। तो ये धीरे धीरे देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि हमने सुधार में थोड़ा समय लिया, तो अब हम धीरे से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका निश्चित रूप से पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो संवाद 365 के हमारे दर्शकों, आज आपके सामने हमारे प्रोफेसर पुरोहित जी ने जो विभिन्न हमारा जो बजट आया उसके विभिन्न पहलुओं पर जो आपको सारी बातें बताई हैं, निश्चित तौर पे उससे आप लोग भी लाभान्वित हुए होंगे और मैं भी लाभान्वित हुआ हूं। और मेरा कहना यह है कि संवाद 365 के जितने भी हमारे देश विदेश में देखने वाले हमारे प्रोग्राम हैं, वो इस पर अपना क्या विचार व्यक्त करते हैं या उनकी क्या राय है, वो भी हमको लिख भेजें या हमें उसके बारे में अपनी सूचना दें। और मैं आपसे ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी तरीके के कार्यक्रम जो हैं हम लोग समय समय पर देते रहेंगे और आपको जितनी भी तमाम चीजें हैं उससे आपको रूबरू हम उससे कराते रहेंगे और उससे आपका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर पुरोहित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से और हर एक सेक्टर के बारे में जो आपने जो जानकारी दी उससे निश्चित तौर पे हमारा जो पाठक है, हमारा जो दर्शक है, वो लाभान्वित हुआ होगा। मैं इस परिचर्चा को अब यहीं समाप्त कर रहा हूं। मैं संजय कोठियाल आपसे विदा चाहता हूं और आने वाले समय में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर भेंट होगी। नमस्कार। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।